बिजनेस आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। अगर आप अपनी जमीन और आप उस पर खेती करते हैं, जी हां, उस खेती के जरिए बेहतरीन बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जी बिजनेस की ये एक्सक्लूसिव खबर है क्योंकि अब खेती टैक्स के दायरे में आ सकती है। सरकार ने किसानों को भी जीएसटी के दायरे में लाने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन इस दायरे में वो किसान नहीं आएंगे जो अपनी जमीन पर खुद खेती करते हैं, बल्कि वो किसान इसके दायरे में आएंगे जो लीज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, यानी कि उन्हें चुकाना पड़ेगा टैक्स। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे साथ दो खास मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में देवेंद्र शर्मा एग्री इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं, साथ ही साथ केबी चौधरी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं भारत कृषक समाज के, वो भी हमारे साथ है। बिमल जैन भी मेरे साथ हैं, जीएसटी एक्सपर्ट हैं, और मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी भी हमारे साथ हैं। इन सभी लोगों से बात करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जीएसटी के दायरे में किसानों की कमाई पर टैक्स। कृषि की आड़ में अपनी जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले किसानों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ऐसे किसानों को टैक्स के दायरे में लाने जा रही है जो अपनी खेती की जमीन को बिजनेस के उद्देश्य से किसी कंपनी या किसी शख्स को लीज या किराए पर देते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए जमीन देने वाले भी शामिल होंगे। सरकार ऐसे लोगों को जीएसटी के दायरे में लाने जा रही है। ऐसे किसानों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। हालांकि कृषि आय पर आयकर कानून के मुताबिक ही छूट मिलेगी। नए नियमों के मुताबिक किसानों से सीधे उत्पाद खरीदने वाले को टैक्स चुकाना होगा। हालांकि खरीदार को रिटर्न दाखिल करते वक्त इनपुट क्रेडिट मिलेगा। वहीं सरकार ने कृषि आय, किसान और कृषि मजदूर की परिभाषा तय कर दी है। खुद खेती करने वाले किसानों को राहत मिलती रहेगी, साथ ही उन्हें भी ये राहत मिलेगी जो अपने परिवार के सदस्यों से या फिर अपनी निगरानी में मजदूरों से खेती करवाते हैं। उन्हें एग्रीकल्चरिस्ट या किसान माना जाएगा। वही भूमिहीन किसान, आर्मी, विधवा, दिव्यांग, नाबालिग जो खुद मजदूरों के जरिए खेती कराएगा, उसे भी एग्रीकल्चरिस्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी अब कृषि जमीन को दूसरे को कमर्शियल इस्तेमाल पर देना आपको महंगा पड़ सकता है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में अब ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारी खेती से भी इनकम है, हम नौकरी भी करते हैं, तो हम किस तरह से जीएसटी के दायरे में आते हैं? या फिर वो किसान जो यहाँ पर इनकम करते हैं और सोचते हैं कि क्या अब हमें यहाँ पर टैक्स देना होगा, जीएसटी के दायरे में हम आएंगे या नहीं? बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो यहाँ पर खेती को जो किसी दूसरे को दे देते हैं उसका पूरा प्रोसेस करने के लिए, क्या वो जीएसटी के दायरे में आते हैं या नहीं? बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आलोक प्रियदर्शी के पास आपको लिए चलती हूं। आलोक, पहले सब ये कह रहे थे कि जीएसटी के दायरे में एग्रीकल्चर को नहीं आना चाहिए, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर है उसके मुताबिक जीएसटी के दायरे में किसान आएगा, लेकिन इसकी परिभाषा बिल्कुल अलग होगी। क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? देखिए, जीएसटी रिजीम जब से शुरू हुआ है तब से इस बात को लेकर सहमति है कि इसमें किसान और एग्रीकल्चरिस्ट को इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता था कि आखिर जब दायरे से बाहर रखा जाएगा तो एग्रीकल्चर क्या होगा या फिर एग्रीकल्चरिस्ट कौन होंगे? तो ऐसे में जब एग्रीकल्चर की परिभाषा तय करने के लिए जब काउंसिल बैठी तो ऐसे में उनके साथ बहुत दुविधा है, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है और हर राज्यों की अपनी डिमांड है। तो ऐसे में जो एग्रीकल्चर की परिभाषा तय करते वक्त दिक्कत यह आई कि कई राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लीज फार्मिंग, मॉर्टगेज, इसके अलावा कोऑपरेटिव फार्मिंग को भी जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही ताकि वहां से उनका रेवेन्यू बढ़ सके। लेकिन इस मुद्दे को लेकर बात आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी सरकार संवेदनशील है और इस बात को लेकर काफ़ी फूंक कर चल रही थी, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम अभी भी जो इनकम टैक्स का रूल है उसके तहत एग्जम्प्ट है। तो ऐसे में अगर किसी भी तरीके से वो किसान जो कि अपनी खेती पर इनकम कमाता है उसको टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब इसी वजह से जीएसटी काउंसिल में एग्रीकल्चर को छोड़ दिया गया, यानी एग्रीकल्चर बिल्कुल उसी तरह से चलता रहेगा जैसा इनकम टैक्स में चलेगा। लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट को सरकार ने या जीएसटी काउंसिल ने
तय करने की में सहमति बन गई है और एग्रीकल्चरिस्ट वही होगा जो अपनी खेती अपनी खेत पर किसानी करेगा और वहां से अगर कोई प्रोसेसिंग करता है हाँ। तो उस पे उसको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, देवेंद्र शर्मा एग्री इकोनॉमिस्ट मेरे साथ है। सर, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस, हाउ मच डू यू एग्री एंड हाउ मच यू नॉट एग्री? देखिए, बहुत ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जिनको टैक्स देना चाहिए उनको तो सरकार टैक्स माफ करती जा रही है अंडर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ये सब जो बातें हो रही हैं उसमें कॉर्पोरेट टैक्स को हम नीचे ला रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जीएसटी आ रहा है उसमें भी कॉर्पोरेट्स को एडवांटेज होगा और वो सारे का सारा बोझ जो है वो आम आदमी के ऊपर डाला जा रहा है। जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है, जो सर्विस टैक्स बढ़ेगा वो आम आदमी पे बोझ बढ़ेगा। कॉर्पोरेट को उसमें एक भी रुपया नहीं देना है जो ये सारी एक्सरसाइज हो रही है। तो ये तो बहुत बढ़िया जमाना है, समय आ गया है कि सारा बोझ जो है वो गरीब आदमी पे डाल दिया जाए। और अब किसान भी उस दायरे में है। किसान की डेफिनेशन को बदलने की क्या जरूरत है? ये इसलिए है क्योंकि वो जो लॉबी है जिसको ये एडवांटेज होता है वो चाहती है कि भाई उनको उनकी नज़र से बचने के लिए किसानों के ऊपर सारा जो है ये भार डाल दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक हम ये मान के चलते हैं कि किसान की इनकम नहीं है। अगर सरकार खुद इकोनॉमिक सर्वे में कहती है कि 17 राज्यों में किसान की जो औसतन इनकम है, ये इकोनॉमिक सर्वे 2016 की रिपोर्ट है, 17 राज्य में किसान की औसतन इनकम साल की 20,000 रुपए है। अब उस पर आप क्या जीएसटी लोगे, क्या टैक्स लोगे, मुझे ये तो बताइए जरा आप। ये जो हमारी जो नीति निर्धारक हैं, मुझे नहीं मालूम कौन से देश में ये लोग रहते हैं और ये इसी तरीके से पॉलिसीज बनाते हैं कि किसान को और मारा जाए, किसान को और मार लीजिए। तो ये जो अनफॉर्चुनेट पार्ट जो हो रहा है इस देश में, मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट की जरूरत है इस देश में और किसानों से पूछा जाना चाहिए। जीएसटी काउंसिल जो है वो अन्याय कर रही है किसानों के साथ। चलिए, डॉक्टर केबी चौधरी भी हमारे साथ है। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि जाहिर तौर पर अब हर कोई यही जानना चाहेगा कि किसान की आखिर परिभाषा क्या है। और जैसा कि यहाँ पर देवेंद्र शर्मा ने भी कहा कि 20,000 रुपए एक एवरेज इनकम एक किसान की मानी जाती है। ऐसे में अगर वो जीएसटी के दायरे में आता है तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा ये पूरा का पूरा प्रोसेस? मुझे तो शर्म उन लोगों पर आ रही है जिन्होंने किसानों पर, कृषि के क्षेत्र पर टैक्स लगाने की बात की है। मेरा पहला सवाल यह है कि किसानों की आमदनी कितनी है, उनके पास जमीन की जोत की सीमा कितनी है। इस देश में अगर सीलिंग कहीं लगी तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड पर लगी थी। जब आपने पहले ही किसान को मार दिया सीलिंग लगा के आजादी के बाद, और उसके बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी ये चली आ रही है। जहां भी अगर कृषि के नाम पर कोई टैक्सों का दिखाता, मुझे दुख होता है जब मैं सुनता हूं कि 2 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर में इनकम हो रही है। अरे शर्म आती है कहते हुए। किसान तो वैसे ही कर्जे में दबा पड़ा हुआ है, खाने के लिए पैसा नहीं है, दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है। और आप ये कारपोरेट के वकालत करने वाले लोग, इनका देश के किसानों से, देश की कृषि से कोई वफादारी नहीं है। और ये देश की खाद्यान्न सुरक्षा पर एक बड़ा हमला है जीएसटी के नाम पर नीति निर्धारण करने वाले। बिमल जैन साहब, यहाँ उन किसानों को इस दायरे में लाया जा रहा है जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, जो भूमिहीन किसान है या फिर जिनकी बहुत कम लैंड है। आई डोंट थिंक दे आर कमिंग अंडर जीएसटी, बट बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपनी जमीन को बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देते हैं, लीज पर दे देते हैं। वो किसान जब यहाँ पर इस दायरे में आएंगे तो क्या कोई कैप यहाँ पर है इनकम जनरेटेड, उसके बाद ही आप जीएसटी के दायरे में आते हैं या नहीं? देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, आज की डेट में अगर आप एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग के लिए देते हैं तो सर्विस टैक्स नहीं लगता। अब आप कह रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट की जो मीनिंग दी गई है, मीनिंग ये दी गई है हु कल्टीवेट द लैंड हिमसेल्फ, यानी अगर आपने लीजिंग पे दे दी तो जीएसटी लगेगा। अब चूंकि आपने मुझसे थ्रेशोल्ड अमाउंट मांगा है कि किस अमाउंट के ऊपर लगेगा, तो जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन दी गई है 20 लाख रुपए दी गई है। 20 लाख रुपए पर ईयर अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो आपको यह देखना पड़ेगा जो एग्रीकल्चरिस्ट लीजिंग करके 20 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, लीजिंग ऑफ फार्म लैंड और एग्रीकल्चर लैंड। ये सिंपल क्लियर टर्म्स हैं। लेकिन ये उसको खुद जाकर यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा और बताना होगा। मैं आपको बताऊं, इसके अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसे रजिस्ट्रेशन लेना है। पहले आप समझिए जो फार्मर है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस कौन बताएगा। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसे जीएसटी के रिटर्न भरने हैं,
उसे अपनी इनवॉइस रेज करनी है जिसपे वो जीएसटी चार्ज करेगा। तो सिंपल रजिस्ट्रेशन का पॉइंट नहीं है यहाँ पे मैडम। यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग होगी जिसपे जीएसटी लगेगा, तो आप उन एग्रीकल्चर फार्मरिस्ट को देखिए, एग्रीकल्चरिस्ट को देखिए जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको आइडिया ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन लेना कैसे है, इनवॉइस कैसे रेज करना है, रिटर्न कैसे भरनी है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हम एग्रीकल्चरिस्ट को लाना चाहते हैं तो क्या हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एजुकेशन को नहीं देनी, ये इंपॉर्टेंट इशू है। सर, आप कुछ एक और सवाल मेरा इसमें कि जो जमीन होती है वो जो सबसे बुजुर्ग आदमी परिवार का होता है उसके नाम होता है, उसके बाद उसके जो दूसरे बच्चे हैं, उसके बाद ग्रैंडसन है, उन सब के नाम जमीन नहीं होती। तो वो सब अपने अपने पार्ट पर खेती करते हैं। तो कैसे, क्या क्राइटेरिया तय कर दिया है? अगर उस परिवार में एक आदमी के नाम जमीन सिर्फ मुखिया के नाम है और बाकी 10 लोग उसमें कर रहे हैं, पहले तो सवाल यह है कि नीति आयोग लैंड लीजिंग के लिए मीटिंग बुलाता है, देश से तमाम स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाता है, हम लोगों को बुलाता है और लैंड लीजिंग को प्रमोट करने के लिए नीतियों को अपनाते हैं, और उसके बाद ये सब खेल शुरू होता है। हमने तभी कहा था कि जमीन सबके नाम नहीं है, लैंड होल्डिंग जो है वो कम नाम पर है, और खेती करने वाले जो परिवार हैं, जो उस पर डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके का खेल जो है ये धोखाधड़ी कहीं किसानों के साथ हो रहा है। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे अभी जो एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन है या जो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है, जीएसटी काउंसिल अपनी मीटिंग में इन सारी बातों को डिस्कस कर रही है। तो अभी चौधरी साहब ने जो कहा कि मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, जमीन मेरे पिता के नाम पे है और मेरे 4 बेटे अगर एग्रीकल्चर करते हैं, तो क्या उससे कल्टीवेशन बाय हिमसेल्फ नहीं माना जाएगा? मुझे लगता है इस तरह के चेंजेस जीएसटी में आ जाएंगे। अगर आप फैमिली में 5 मेंबर हैं, लैंड किसी एक बंदे के नाम पे है, अगर फैमिली के मेंबर्स उसे एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उन्हें वो बेनिफिट मिलेगी, उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और बिमल जैन मेरा सवाल, बहुत सारे जो दिस नॉर्दर्न बेल्ट, राजस्थान, यूपी, पंजाब, ये वाली जो बेल्ट है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत सारे लोग उसी से इनकम यहाँ पर करते हैं, बहुत सारे गाँवों में हमने ये देखा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मानती हूँ कि एक फैमिली में एक शख्स है जो कि बीमार है और उसकी जमीन है, वो अपने किसी रिश्तेदार को या यूं कहे कि अपने किसी पड़ोसी को दे देता है कि आप यहां पर बटाई पर मैं दे देता हूं, या फिर क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन पर दे देता हूं कि जितना मेरा क्रॉप यहां पर प्रोडक्शन होगा उसका एक हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। डज दिस पर्सन कम अंडर जीएसटी? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल होगा। बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया। अगर लॉ की प्रोविजन को पढ़ें तो लॉ तो सिंपल ये कहता है, हु कल्टीवेट हिमसेल्फ, यानी अगर आपने अपनी लैंड क्रॉप शेयरिंग बेसिस पे दे दी तो आपने तो कल्टीवेट किया नहीं, तो उस केस में जीएसटी आपके ऊपर लागू हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है सर, मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी वो कुछ कहना चाहते हैं। जी आलोक। बिल्कुल, देखिए मेरा सवाल यही है कि इस वक्त जो पॉलिसी बनाई जा रही है कि इस वक्त इनकम टैक्स के दायरे में जो पहले इनकम किसानों की इनकम होती थी उसको एग्जम्प्ट एज इट इज रखा जाएगा, लेकिन वो किसान जो खुद खेती करके खुद कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है अपने लिए, उसको ही जीएसटी के तहत एग्जम्पशन मिलेगा। ये सरकार की तरफ से साफ किया गया है। मैं यही जानना चाहता हूं एक्सपर्ट लोगों से कि जो सरकार की पॉलिसी है, क्योंकि इनकम टैक्स के दायरे में भी देखें कि बहुत बड़े बड़े किसान जो कि एग्रीकल्चरल इनकम के नाम पर अपनी इनकम घोषित करते हैं, छूट लेते हैं, आखिर ऐसे लोगों को क्यों नहीं इनकम टैक्स होना चाहिए? मैं ये सवाल जानना चाहता हूं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और बहुत सारा धोखाधड़ी आज तक एग्रीकल्चर के नाम पर, किसानों के नाम पर लोगों ने काले धन को सफेद धन में परिवर्तित किया है और उन्होंने कोई टैक्स की चोरी की है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, लेकिन ऐसे कारपोरेट घराने हैं बड़े बड़े, उन्होंने ये सब काम किया, किसानों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देवेंद्र शर्मा आप कुछ कहना चाहेंगे? और मैं एक और बात समझना चाहूंगी, दैट हाउ विल यू एक्चुअली डिफाइन देम कि ये वाला किसान जीएसटी के दायरे में आएगा और ये वाला किसान नहीं आएगा? जैसा कि आलोक ने भी यहां पर कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लैंड पर ही खुद का ये बिजनेस पूरा का पूरा शुरू कर देते हैं। देखिए, ये बात जो है डेफिनेशन की, जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इसको दोबारा हमें देखना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो डेफिनेशन के अंदर ये जो डाला गया कि कोऑपरेटिव आप करेंगे तब भी आप जीएसटी में आते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोऑपरेटिव जो है वो तो किसानों को छोटी आज लैंड होल्डिंग है, इसलिए उनको इकट्ठे होकर हम प्रमोट कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव में आइए, इकट्ठे हो जाइए। इकट्ठे होने का तरीका एक ही है कि आप कोऑपरेटिव बनाइए। अगर वो कमर्शियल में जाते हैं तब भी आप देखिए, जो हाँ FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो भारत में लाई गई हैं, इतनी सारी प्रमोट की गई हैं, उसमें भी
30% टैक्स लगता है। एक तो हम किसान को, वो किसानों का काम है, इकट्ठे होकर उन्होंने किया है, उसको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो गलत है। 30% टैक्स उसको भी विड्रॉ करना चाहिए। रहा जो ये कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात जो है, या किसी ने लीज की है कॉर्पोरेट को, उस पर जरूर टैक्स करिए, नोबडी इज ऑब्जेक्टिंग टू इट। लेकिन ये जो डेफिनेशन बदली जा रही है, ये मेरा मानना है कि स्टेप 1 है। बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा एग्रीकल्चर जो है अब वो टैक्स के दायरे में आए, इसलिए हम ये पहला स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप आएगा, फिर तीसरा स्टेप आएगा। ये मुझे लगता है कि बहुत खिलवाड़ है, बहुत इसको समझने की जरूरत है। अब देखिए डेयरी है, डेयरी जो है किसान जब करता है, वो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो लैंड होल्डिंग में जमीन से नहीं काम कर पा रहे हैं, हम यही बात क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी जमीन पर यहाँ पर पोल्ट्री फार्म भी चलाते हैं, डेयरी फार्मिंग भी करते हैं, फिश फार्मिंग भी मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है। ऐसे में वो अपने आप को कहते फार्मर है, बट देयर सोर्स ऑफ इनकम इज एक्चुअली नॉट एग्रीकल्चर बट समथिंग एल्स। सर एक मिनट, आलोक कुछ कहना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात जी बोलिए सर, बोलिए। देवेंद्र जी आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम वाकई ही जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं कि देश का टैक्स बेस बढ़े, तो मुझे समझ नहीं आता कि आईटी इंडस्ट्री को टैक्स एग्जेम्पशन क्यों दिए जाते हैं। अगर वो उनके सीवरेंस अलाउंस में देखें, अभी जब उनको 23 करोड़ रुपए पैकेज दे सकते हैं, किसी को 17 करोड़ रुपए का पैकेज दे सकते हैं, उनको टैक्स के माध्यम में लाया जाए। उनको जमीन 1 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर क्यों मिलती है, मुझे समझ नहीं आता है। कहां पर है हमारे टैक्स के एक्सपर्ट जो हैं? देखिए हमारे एक एक्सपर्ट तो ये सवाल उठा रहे थे कि किसी जमीन जो बड़ी जमीन होती है और किसी घर के मुखिया के नाम पे होती है, तो उनके जो लड़के या फिर उनके जो संतान होती हैं वो लोग खेती करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? तो यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि जो जीएसटी काउंसिल में जो सहमति बनी उसमें यही बनी हुई है कि कोई इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो खुद खेती करता है या फिर परिवार के सदस्यों के द्वारा करवाता है या अपनी निगरानी में करवाता है या नौकर मतलब मजदूरों को लगा करवाता है, तो वहां पर वो सभी लोग एग्जम्प्ट हैं। वो अगर आगे वो कोई प्रोसेसिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं या कुछ प्रोड्यूस करते हैं, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पर उन लोगों को जीएसटी से एग्जम्पशन है। दूसरा ये है कि बहुत सारे राज्यों ने कोशिश की थी, हर राज्य की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि उनके इलाके में जो जिस तरह की चीजें होती हैं, जैसे पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो लोग चाह रहे थे कि इसको जीएसटी के दायरे में लगाया जाए ताकि इस पर से कुछ टैक्स लगाया जा सके, राज्यों का रेवेन्यू बढ़ाया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने या जीएसटी काउंसिल जो कह सकते हैं होल बॉडी है, उसने इस मुद्दे के सेंसिटिविटी को देखते हुए इसलिए जब क्योंकि एक एक करके जैसे डेयरी, पोल्ट्री फार्म, स्टॉक ब्रीडिंग, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, पिगरी, एपीकल्चर, गार्डनिंग, प्लांटेशन, तमाम लोगों को ये प्रपोजल दिया कि इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे के सेंसिटिविटी को देखते हुए इन सभी को छोड़ दिया गया, यानी कि इस जरिए के आप कोई इनकम करते हैं।